हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके कुछ हमने आपको ग्राफ भी ड्रॉ कराए थे। ठीक है, और हमने आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती है वो आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपके लिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम ROR बोलते हैं, उसको ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है फैक्टर्स अफेक्टिंग और ROR का मतलब होता है रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स 02 है, पहले ही हमने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले नोट्स भेज दिए हैं उसी में ये है आपके लिए टॉपिक। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, पहले आप वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपके लिए नोट्स पढ़ें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊं, पहला फैक्टर है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, देखो कोई भी रिएक्शन है तो वो किस पर है, जैसे मैं कोई भी रिएक्शन मान लूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले लिया, तो किस बात पर डिपेंड करे? वो सब कुछ डिपेंड करती है रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट कैसा है वैसा ही आपके लिए उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बात करेंगे हम वो क्या करेंगे? रिएक्टेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट लिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसमें आपके लिए बहुत सारे टॉपिक हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो हम रिएक्टेंट जो ले रहे हैं वो आपके लिए एक होमोजीनियस है। ठीक है, दो हमने रिएक्टेंट लिए। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि कोई रिएक्शन है A+B और ये प्रोडक्ट बना लिया C। अब मैंने कहा कि ये A होमोजीनियस है और B भी आपका क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब आपके लिए पहले क्या है कि होमोजीनियस। अब मैं कहूँ आपके लिए पहली रिएक्शन क्या है, ये इसको फर्स्ट मान लिया जो होमोजीनियस है। अब मैं दूसरी लूँ आपके लिए रिएक्शन, जैसे C+D ले लिया और यहाँ बना लिया मैंने E, सेकेंड इक्वेशन है। मैंने कहा कि C एंड D क्या है? आपके हेट्रोजीनियस हैं। क्या है? हेट्रोजीनियस। या आप ये कहें कि इसको A होमोजीनियस है और B क्या है आपके लिए? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मतलब अगर सेम तो होमोजीनियस की जैसे सेम रिएक्शन सेम रिएक्टेंट है। ठीक है, होमोजीनियस है, मान लो कि दोनों आपके गैस में हैं या दोनों लिक्विड में हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अगर मान लो एक ऐसा होता है कि भाई एक गैस में है और एक लिक्विड या सॉलिड में है, तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? आपके लिए स्लो होगी, मतलब उसका रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा? स्लो। नॉर्मली आप ये समझो आप कि सेम में क्या होता है कि आपके जैसे एक बात आप समझ लो कि सेम कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें अच्छी मित्रता हो जाती है। अगर मान लो एक दूसरी कैटेगरी का है और एक दूसरी कैटेगरी का है, उनमें क्या है? फ्रेंडशिप होना कठिन होता है। ठीक है, जैसे एक B के स्टूडेंट है और एक इंटेलिजेंट है, तो उनमें फ्रेंडशिप होना क्या है? कठिन होगा। लेकिन अगर दोनों इंटेलिजेंट है उनमें हो सकता है और दोनों वीक हैं तो उनमें हो सकता है। ये अपने क्लास से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जो होमोजीनियस है, अगर रिएक्टेंट हमारे होमोजीनियस हैं, ठीक है, रिएक्टेंट आर होमोजीनियस, तो रिएक्शन कैसी होगी? ROR क्या होगा आपका? फास्ट होगा। ठीक है, अगर वन रिएक्टेंट होमोजीनियस है और अदर हेट्रोजीनियस है, क्या है? हेट्रो, तो रिएक्शन कैसी होगी? जीनियस, स्लो होगी। मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके लिए? एक तरीके से कम होगा या स्लो कह सकते हैं, स्लो होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि हम रिएक्टेंट में होमोजीनियस उसका नेचर पता कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, जैसे कुछ आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम। तो आयनिक रिएक्टेंट जैसे हम एग्जांपल ले लें NaCl + AgNO3। ठीक है, ये बनाएगा NaNO3 + AgCl। यहाँ क्या है? यहाँ पहले से ही आयन प्रेजेंट है Na+
और ऐसे यहाँ पर Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो आयन आपस में कंबाइन करके तुरंत हो जाएगी। तो ये भौतिक रिएक्शन क्या है, जैसे ये इसकी ROR क्या होगी, फर्स्ट की भौतिक क्या होगी, फास्ट होगी। एक रिएक्शन हमने ले ली कोवेलेंट, क्या ले ली, कोवेलेंट, कोवेलेंट रिएक्टेंट बोल सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो कोवेलेंट जैसे आपने सबसे अच्छा एग्जांपल N2 प्लस H2 टू गिव्स ट्वाइस NH3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है और H क्या सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये जो रिएक्शन है, इससे ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन क्या होगी, आयनिक रिएक्शन से स्लो होगी, ठीक है। इसमें आयनिक रिएक्शन आपने पता है कि आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें टाइम का कोई वो नहीं है, 1 सेकंड 10 सेकंड में हो सकती है। लेकिन ये कोवेलेंट है, इसको मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, इसमें फाइनाइट टाइम लग जाता है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो रेट आयनिक रिएक्शन का जो रिएक्शन का जो रेट है, आयनिक रिएक्शन का जो रेट होगा वो कोवेलेंट रिएक्शन से क्या होगा, आपके लिए अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नेचर, 2 नेचर अभी हैं आपके लिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। पहले हमने होमोजीनियस बता दिया और दूसरा आपके लिए क्या बता दिया, आयनिक रिएक्शन या कोवेलेंट में। तो ये ध्यान रखना है कि आयनिक रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, आपकी फास्ट होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें आयन होते हैं, तुरंत जैसे ही हम रिएक्शन करते हैं तुरंत आयन आपस में कंबाइन करके तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट देखो आप इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, जैसे रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये जितना अधिक स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। और जितना अनस्टेबल प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट होगा, उतनी रिएक्शन क्या होगी, आपकी फास्ट होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए एक आप एग्जांपल लें। जैसे एक एग्जांपल है CH3COOH, इसको हमने डिसोसिएट किया, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। एक इसकी जगह हमने एक ग्रुप लगा लिया, ये NO2, ठीक है, COOH, इसको डिसोसिएट किया हमने, तो NO2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखो कि हमें देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो इधर ये आप देखते हैं कि यहाँ एसीटेट आयन है, तो आप देखो उधर ये भी इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का है। लेकिन आप ये जानते हैं, देखो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमने आपको पढ़ाया था प्लस आई इफेक्ट। NO2 ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने बताया था कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन को क्या करता है, मतलब कम करता है। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन और देगा, तो यहाँ क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में कॉलिजन करेंगे। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब आपके लिए इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा अपनी तरफ, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेगा, आपके लिए बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसलिए। तो इसमें हम देखें कि अगर इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और इक्वेशन सेकंड डाल दें तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन या ROR सेकंड का अधिक होगा किससे, ROR फर्स्ट से। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन अधिक। अब जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने ये लिया फिनॉल ले लिया आपने, इसको डिसोसिएट कर लिया, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। एक ले लिया आपने यही एसिटिक एसिड, इसको भी डिसोसिएट कर लिया,
अब ये बताओ स्टेबल कौन सा होगा। आपको पता है ये जो है फिनाइल ग्रुप ये -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और ये जो है आपने अभी दिखाया है कौन सा, +I। तो +I नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करता है आपके लिए, कम करता है, ठीक है। तो पहला ये ज़्यादा रिएक्शन स्टेबल मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा और इसका क्या होगा, कम। जो भी कार्बोकैटायन होते हैं, ठीक है, क्या कार्बोकैटायन आपने पढ़ा है कार्बोकैटायन, ठीक है। जैसे हम कहें आपके लिए कि टर्सरी जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल अधिक होता है, फिर सेकेंडरी सबसे अधिक, सेकेंडरी कार्बो और प्राइमरी, ठीक है। तो अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अगर प्रोडक्ट में टर्सरी कार्बोकैटायन बना हुआ है, क्लियर है क्या नहीं, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगी, ठीक है, एज कंपैरिजन सेकेंडरी और प्राइमरी से। ये कार्बोकैटायन की बात होती है, ठीक है। ये कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला इसमें, दूसरा आपके लिए क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और देखो आप इसमें रिएक्टेंट के जो नेचर है उसमें आप ये भी समझ सकते हैं, मैं लिख के नहीं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ कि जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जो होगी, तो एक ले ली हमने वीक एसिड वीक बेस, वो उसमें दोनों में कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीक और वीक क्या है, स्लो रिएक्शन हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रॉन्ग वाले का अधिक होगा और वीक वाले का क्या होगा आपके लिए, कम होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर नेचर आपके लिए और नेचर ऑफ रिएक्टेंट में इतना ही बता रहे हैं, 2-3 फैक्टर आपको बता दिया, नोट्स में भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा इसमें पॉइंट जो है, दूसरा है आपके लिए एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन पर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये हर किसी रिएक्शन के लिए नहीं है, ऐसी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें फोटोन हो, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h-nu, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन पर h-nu लिखा है तो वो आपकी कौन सी, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उनमें ही ये आप अप्लाई होगा। जैसे बहुत सारी रिएक्शन है जो आपकी फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती हैं, ठीक है। जैसे आप फ्री रेडिकल की रिएक्शन ये कर सकते हैं, ये आपने देखा होगा यहाँ पर सनलाइट या h-nu होगा तो CH3Cl + HCl होता है, ठीक है। तो ये फोटोन की एनर्जी होती है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या, सनलाइट मतलब ऐसा है कि एक तरीके से ये कह सकते हैं, इसको कैसे हम बढ़ेगी या कैसे डिपेंड करती है, वो जनरली ये है, जैसे हमने 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक कर लिया हमने 200 वाट का बल्ब, तो अधिक एनर्जी देगा, मतलब एनर्जी के फॉर्म में क्या देता है, फोटोन, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने हम वाट का बल्ब यूज करते जाएंगे उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अगला देखो आप, ये दूसरा हो गया आपके लिए, तीसरा पॉइंट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन का कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जनरली कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। अब जनरली कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं वो बेटा होते हैं आपके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। कई टाइप होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं आपके लिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बट नेगेटिव जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारे रिएक्शन होती हैं या इक्वेशन होते हैं उनमें पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज होता है। हम जनरली क्या बोलते हैं कि अगर कैटलिस्ट, ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, या हम ये कह सकते हैं ROR जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटलिस्ट के,
ठीक है। जितना कैटलिस्ट क्या है आपके लिए, जितना अच्छा कैटलिस्ट होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट जनरली क्या होता है, पॉजिटिव ही यूज किए जाते हैं, इसलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक ग्राफ के ड्रॉ करके बताऊँ आपको, ठीक है। ये रिएक्शन पाथ है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। एक यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक्टिवेशन, इसी में पढ़ेंगे। जैसे एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ जो होती है इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी अधिक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो एनर्जी अधिक है किसी भी रिएक्शन की, तो ये विदाउट कैटलिस्ट है। ये जो है पाथ चेंज कर देता है वो, ठीक है। ये है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। भाई जितनी एनर्जी आप रिएक्शन चाह रही थी, ठीक है, वो किसके द्वारा दी गई आपके लिए, कैटलिस्ट के द्वारा। तो वो क्या एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी तो कम लगेगी वहाँ पर, क्योंकि कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। और आपके लिए इसलिए ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है, पाथ है, वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे इसी यूनिट में हम आपको बताएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और ये जो कैटलिस्ट है वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे जनरली यही है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं अगला इसमें और फैक्टर आपको बताऊँगा। नेक्स्ट इसमें है जो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके लिए, वो 3 फैक्टर हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसमें। एक सरफेस एरिया, एक टेम्परेचर और एक है आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें सरफेस एरिया। अगला नेक्स्ट है क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। वैसे जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के, ऑफ एरिया रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसको समझना है आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप ये समझ लो कि हमारे पास लकड़ी है और एक लकड़ी, उसी लकड़ी का हमने बुरादा बना लिया, ठीक है। तो आप ये कि अगर हमने उसको जलाया तो कौन पहले जलेगा, तो जनरली आप देखो कि जो आग होगी वो बुरादे में जल्दी से चली जाएगी, मतलब उसके सरफेस एरिया को, उसके पार्टिकल को, छोटे छोटे को जल्दी से पकड़ लेगी, जितना आपके लिए लकड़ी में ऐसा नहीं होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि वाटर लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने वाटर लिया और ये कुछ शुगर के पार्टिकल हैं, ये बड़े पार्टिकल, इसी को हमने पीस में बांट लिया, छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बताइए वाटर में अगर घुलेंगे तो कौन से जल्दी घुलेंगे, ठीक है। तो आपको जनरली पता है कि कौन से छोटे वाले घुल जाएंगे जल्दी से। उसका रीज़न क्या है, वाटर इनके सरफेस को, ठीक है, अंदर तक जाकर जल्दी से क्या कर लेगा, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जल्दी से अंदर चला जाएगा, इतना इसके नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे है कि जो वाटर है वो कितना सरफेस एरिया घेर रहा है, ठीक है, वो मायने रखता है। ना कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि मतलब अरे इसका साइज बड़ा है मतलब इसका सरफेस एरिया अधिक है, ऐसा नहीं है। मतलब वाटर जो हमने लिया है इसमें, ठीक है, वो कितना इसके सरफेस एरिया को जल्दी से घेरता है, कितना। तो ये जल्दी से घेरेगा तो चारों तरफ जल्दी से चला जाएगा और अंदर तक भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर ले लिया या कोई भी सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड में, या मिल्क ले लिया, एज कंपैरिजन बड़े पार्टिकल से। तो हमें ये बोला जाता है कि जो पाउडर शुगर जो होता है एक तरीके से, वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है, किससे, शुगर क्यूब से, ठीक है, जल्दी से पाउडर,
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये सरफेस एरिया से ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें जितना भी ये इसके अंदर चला जाएगा उतना अधिक सरफेस एरिया घेरेगा, ना कि इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे बुरादे वाली बात थी, बुरादे में जल्दी से आग लगती है, क्योंकि जो आग होती है जल्दी से उसके अंदर को कवर कर लेती है, बिल्कुल पार्टिकल के अंदर चल, लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ये बोला जाता है कि जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको डिजॉल्व होने में जल्दी समय लगता है एज़ कंपेरिजन बड़ी, ठीक है। तो ये आपके लिए अगला पॉइंट है, क्या है, सरफेस एरिया। देखो दूसरा पॉइंट इसमें और मैं बता रहा हूँ, मैंने 3 बता, टेम्परेचर। देखो जनरली ये देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर ROR जो होगी वो क्या होगी आपके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। ये जनरली आप समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्टेंट आपस में जल्दी से कोलिजन करेंगे और जल्दी से जो ओल्ड बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म कर जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली क्या होता है, आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होती है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR है, ठीक है, वो या तो डबल 2 टाइम्स या 3rd टाइम इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीजेस होती है, ठीक है। ये 10 डिग्री टेम्परेचर, इसको भी बोलते हैं रिएक्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। ये हम आगे आपके लिए बताएंगे जब हम बताएंगे आपके लिए आर्नियस इक्वेशन। कौन सी, आर्नियस इक्वेशन। जो आर्नियस इक्वेशन है इसी यूनिट में है आपके लिए, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। वो होता है आपके लिए K = A e⁻⁻⁸ K कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, A प्रीकॉफिशिएंट कांस्टेंट है, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर। इसके बारे में हम आपको एक्चुअली बताएंगे, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि 10 डिग्री बढ़ाने पर हमारा कितना 2 टाइम या 3 टाइम्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन जनरली आपसे पूछे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है ये। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया है, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखो आप, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्पीसीज बोल सकते हैं यहाँ पर। देखो जनरली ये देखा गया है और आपकी बुकों में भी मिला है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज की हमने किसकी, रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट जनरली ये देखा गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अब ये मैंने आपके लिए, अब मैं समझा रहा हूँ इस बात को, तो थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली क्या है कि अगर मैं मान लो कि ऐसा होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े, या रेट ऑफ कंसंट्रेशन को मैं डबल करूं, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ रह जाए, ठीक है, या कोई इफेक्ट ना पड़े या डिक्रीज हो जाए, ये सभी बातें और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जनरली देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो ये चीज़ हम आपके लिए बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपके लिए रेट लॉ और रेट लॉ और एक लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको बताएंगे, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जनरली आपसे पूछे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि
रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होता है कि बढ़ाने पर बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं तो हाफ रह जाए, कुछ भी है, कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, या मान लो 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें हम मायने रखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो इसको समझना। नोट्सों में आपके लिए मैंने हर बात को लिख के यहाँ पर डिटेल में समझा दिया, ठीक है। पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।